Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, we are going to discuss CTET 2018 paper, especially the CDP section. हम CTET 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे, स्पेशली CDP सेक्शंस को. तो आइए देखते हैं कि CTET 2018 में, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, CTET 2018 में पूछा गया ये पेपर है और इस पेपर के CDP सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे. सो द क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Certain aspects of development are influenced more by heredity and others more by environment. विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं. A child's ability to learn and perform is completely decided by the genes. सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जिनों के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है. तो जैसे कि अगर मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बता रखा है, जहाँ ओनली वर्ड यूज़ किया जाता है वो स्टेटमेंट तो अपने आप में बिल्कुल गलत है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे की सीखने और प्रदर्शन की क्षमता, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जीन्स के द्वारा पूरी तरीके से निर्भर होती है, कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत. नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 3, गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बॉर्न विद. अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है. ऐसा नहीं है, सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो पौष्टिक आहार से ही दूर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये भी गलत है. इन्वायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट. अगेन आप स्टेटमेंट में देख पा रहे हैं, ओनली पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. केवल जहाँ पे आ जाए, ओनली आ जाए, वो स्टेटमेंट अपने आप में गलत होगा. तो आपने देख लिया ये तीनों स्टेटमेंट गलत है. सही ऑप्शन क्या है इसका? कि कुछ एस्पेक्ट्स जो है डेवलपमेंट के वो हेरिडिटी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से ज़्यादा प्रभावित होते हैं. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली वीडियो में मैंने ये डिस्कस भी करा है और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस को भी बताया है कि चाइल्ड की कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं बच्चों के, वो हेरिडिटी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं. जैसे कि बच्चे का इंटेलिजेंस हो गया, उसके हेयर का कलर हो गया, उसके स्किन का कलर हो गया. ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करता है? ये जो है वो ज़्यादा निर्भर करता है, हेरिडिटी से ज़्यादा प्रभावित होता है हेरिडिटी पे. ठीक है, हेरिडिटी में हमने क्या देखा कि यहाँ बच्चों का जो कलर है, हाइट है, ठीक. नेक्स्ट क्या आएगा कि उसका इंटेलिजेंस लेवल है, ये ज़्यादा प्रभावित होता है. ऐसा नहीं कि केवल हेरिडिटी से ही प्रभावित होता है, ओनली हेरिडिटी पे ही डिपेंडेंट होता है या डिसाइड होता है हेरिडिटी से, ऐसा नहीं है, ज़्यादा होता है. जबकि अगर हम बात करें बच्चों की लैंग्वेज का, है ना, इमोशंस का, तो वो किससे प्रभावित होता है? इन्वायरमेंट से. Now moving to the question number 2, which one of the following statement cannot be attributed to Piaget theory? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? अब क्वेश्चन में देखो, नॉट वाला क्वेश्चन आ गया, कैन नॉट. तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है. डेवलपमेंट ऑकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस. Children construct and use knowledge about their world. विकास गुणात्मक चरणों में होता है. बच्चे
अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगेन सेम क्वेश्चन की जीन पियाजे जो हैं वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, रचनावादी थे, और उनका मानना था कि बच्चे अपने संज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। नहीं, ऐसा वो नहीं कहते हैं। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, यस, उन्होंने स्टेजेस की बात की है, क्वालिटेटिव स्टेजेस की बात की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ये जो है ये सही आंसर है, क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, ईगोसेंट्रिज्म और इरिवर्सिबिलिटी। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता और अनुत्क्रमणीयता। क्या होगा इसमें? लिमिटेशन, नॉट लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन की बात करें तो आप जानते हो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन क्या नहीं है, सॉरी, प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशंस क्या नहीं है? यस, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार का विकास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चे में इरिवर्सिबल थॉट नहीं होता है। बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि एक ग्लास पानी और एक बाउल पानी, अगर दोनों एक ग्लास में अगर हाफ एन लीटर पानी है और एक बाउल में भी हाफ लीटर पानी है तो दोनों बराबर है, ये बच्चे को समझ नहीं आता है। इसी को हम इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो ये तो लिमिटेशन है। बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चे में कंसंट्रेट करने की कैपेबिलिटी भी थोड़ी कम होती है। यहाँ क्या होता है? सिंबॉलिक थॉट, ये किससे रिलेटेड है? आपका सेंसरी मोटर स्टेज से। ये इस स्टेज की लिमिटेशन नहीं है। बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में ही सिंबॉलिक थॉट डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट, सो यहाँ क्या आ जाएगा? प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेज has a significant role in the development of young children for the following reason except डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इट इज जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि कब उपयोग किए जाए। तो यहाँ आप देखिए क्या पूछा गया है, एक्सेप्ट बोला गया है, मतलब ये नॉट जैसा ही क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन में प्ले का क्या रोल है। तो जैसे आप जानते हो कि क्या होता है, उसे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। उसमें सेंसेस में ये सेंसेस को स्टिमुलेट करता है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है? इट इज जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ऐसा नहीं है कि खेल से बस एक समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये नहीं है। इससे आपकी बॉडी अच्छी होती है, आपके सेंसेस एक्टिव होते हैं, आप नए स्किल्स को लर्न करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ये क्या है? सही नहीं है, एक्सेप्ट। इसके अलावा सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है।
Now moving to the question number 5, which one of the following questions invites children to think critically? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए कौन सा प्रश्न बच्चों को आमंत्रित करेगा? डू यू नो द आंसर टू दिस? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? वॉट इज द राइट आंसर? सही जवाब क्या है? कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? वॉट आर द डिफरेंस वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें हर एक में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट है वो क्या है? What are the different ways in which we can solve this? बिकॉज यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी, यहाँ पे डिफरेंट वेज पूछे गए हैं, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, डिफरेंट वेज पूछे गए हैं, अलग अलग आंसर आएंगे बच्चों के। तो ये क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है, और यहाँ बच्चा क्रिटिकली थिंक करेगा, ठीक है, गंभीर रूप से सोचने के लिए बच्चे को ये जो क्वेश्चन है बच्चे को आमंत्रित करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th ऑप्शन जो है वो सही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील, अब ध्यान रखेंगे क्या पूछा गया है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा, थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट, रैंकिंग, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग। थर्ड वन इज पर्सनलाइज लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेवलिंग स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग करना। प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग, रैंकिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग। तो इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा किसको कहते हैं? लर्निंग बाय डूइंग को, जहां बच्चा करके सीखता है, परियोजना विधि, सहयोग से सीखता है, ये क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ही होता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जहां आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, आप खुद से पार्टिसिपेट करते हो, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना, और उसके थ्रू आप सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following can be considered as a contribution of Kohlberg's theory? कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। द थ्योरी हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, इट एस्टैब्लिश, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध को स्थापित करता है। तो नहीं, यहाँ पे मोरल रीजनिंग और मोरल जजमेंट की बात की गई है। कोलबर्ग थ्योरी हमने डिस्कस कर रखा है और यहाँ पे मोरल रीजनिंग एंड मोरल जजमेंट की बात की गई है, ठीक है, एक्शन की बात नहीं की गई है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। एंड वंस अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं इसके साथ साथ वीडियोस को भी देखें, मतलब इसकी थ्योरी की जो वीडियोस हैं उसे आप देखें, और वो आप कहीं से भी देख सकते हो। वैसे मैंने भी वीडियोस बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र
संदर्भित करता है। अब ये किससे क्वेश्चन आ गया आपका? वाइगॉत्स्की से। वाइगॉत्स्की ने अपनी थ्योरी में जेपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है। और जेपीडी है क्या? तो बेसिकली डिफरेंस है कि बच्चा किस किस के बीच में, ये एक दायरा है और ये क्या प्रदर्शित करता है कि बच्चा खुद से क्या अचीव कर सकता है और किसी मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से क्या अचीव करता है, उनके बीच का गैप जो होता है दैट इज नोन एज जेपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जैसे कि आप खुद से कितना पढ़ पा रहे हो और आप यूट्यूब की हेल्प से या फिर किसी बुक की हेल्प से आप कितना हद तक कवर कर पा रहे हैं अपने सिलेबस को, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको जेपीडी कहते हैं। तो देखिए क्या है, द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। द डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। और कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। द पॉइंट इन द लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विड्रॉन, उस सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये क्या है, एक संदर्भ है जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे क्या करते हो, बच्चे को सहयोग करते हो और उस सहयोग को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कह सकते हो, सपोर्ट देना, एक मचान का काम करता है ये, है ना, एज अ सपोर्ट मटेरियल का काम करता है। और वहाँ बच्चा खुद से ही करता है, ये नहीं कि आप उसको, मतलब आप टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का मदद लेने लगेंगे, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर काम करना है। आपको सिर्फ बच्चे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में या फिर आप जो भी सिखा रहे हो उसमें जस्ट उसका सपोर्ट करना है, उसे हेल्प करना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज एंड एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, रेफर्स टू मेन विद अ फेमिनिन ट्रेट्स, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। एडहेयर्स टू स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, ये जो है सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चिल्ड्रन अक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज मीडिया, सेकंड इज सोशलाइजेशन, थर्ड इज कल्चर एंड द फोर्थ वन इज ट्यूटरिंग। मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति एवं ट्यूशन, किसको छोड़कर बच्चे अपने जेंडर रोल्स को ग्रहण करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्यूटरिंग। आपको पता है मीडिया से भी जनरल रोल उन्हें मिलता है, सोशलाइजेशन तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नेक्स्ट कल्चर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर जेंडर रोल, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्यूशन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट,
मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता क्या है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है क्या? मानकीकृत परीक्षण क्या है? जो रिलायबल होगा, ऐसा टेस्ट जो रिलायबल होता है, जो वैलिड होता है, ठीक है, और जहां आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है। ठीक, जैसे कि आप सभी अभी केवीएस का पेपर देंगे सीटेट क्वालिफाई करने के बाद, वो कैसा है? एक मानकीकृत परीक्षण है और इसमें क्या होगा? आपका एबिलिटी चेक किया जाएगा, ये वैलिड होता है, रिलायबल होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। सेकंड ऑप्शन इज देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है, तो ये तो गलत है। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन, ये भी गलत है। बहुत लार्ज पॉपुलेशन पे एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी, ऐसा भी नहीं है। वे बच्चों की क्षमता का स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो आप टेस्ट देते हो वो आपकी एबिलिटी को ही जज करता है। तो इसका लिमिटेशन क्या, आलोचना क्या है इसकी? कि दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे मेनली आपका क्या होता है? काइंड ऑफ पेन पेपर टेस्ट है। जस्ट आपने जो लिखा उसी के बेसिस पे आपको जज कर लिया जाता है। जैसे कि आजकल तो पेन पेपर मोड नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या, जो ऑप्शन को आप टिक करते हो उस पेपर में जैसे आप क्वेश्चन को हैंडल करते हैं उसके बेसिस पे आपकी जजमेंट की जाती है। बाकी आपकी डिफरेंट स्किल्स जो है उसको नहीं चेक किया जाता है, ठीक है। तो वही सिर्फ एक माध्यम है जिसके बेसिस से आपकी एबिलिटी की जजमेंट की जाती है। तो ये वाला जो होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। Question number 13. The theory of multiple intelligence says that एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है कि इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सीलरेटेड, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसी कोई बात उसमें नहीं की गई है कि बुद्धि को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ अ सेवरल काइंड्स, यस बिल्कुल। यहाँ उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस जो होते हैं वेरियस काइंड के होते हैं, म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ऐसे उन्होंने 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, ऐसा भी नहीं उन्होंने कहा है कि पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो सहायक नहीं है। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोगी, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ऐसा भी हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी में नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ क्या कहा है कि इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. टीचर्स कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट, नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। बिल्कुल सही है ना। बच्चों की प्रगति और बुद्धि स्तर को जानने के लिए, प्रगति के लिए क्या प्रोग्रेस, असेसमेंट फॉर आ गया आपका, और अचीवमेंट लेवल किसको बताता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग को। तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
नो लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तो यहाँ तो सिर्फ असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात की जा रही है कि आप बच्चे के कमियों को पहले देखेंगे और उसके बाद उसे रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है असिस्ट चाइल्ड परफॉर्मेंस एट अ पीरियोडिक इंटरवल एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस। आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है, जहाँ पे बच्चों का सिर्फ क्या किया जाता है, बच्चों को रैंक्स दिए जाते हैं, उनके परफॉर्मेंस लेवल को चेक किया जाता है, पीरियोडिक टेस्ट लिए जाते हैं, एफए होते ऐसे होते। तो यहाँ सिर्फ असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है, फॉर की नहीं की जा रही है। नेक्स्ट वन इज मॉनिटर्स चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अ एप्रोप्रिएट गोल टू फिल देयर लर्निंग गैप। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करना। अगेन इट इज़ ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। बच्चों के लर्निंग गैप को जानना, बच्चों में कमी कहाँ से आ रही है उसे समझना और फिर उसे रिमीडियल प्रोवाइड करना, रेमेडियल टीचिंग देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस। पहले तो वो चिल्ड्रन के प्रोग्रेस को जानेंगे एंड देन उनके उपलब्धि स्तर को जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये सीसी के अंदर आता है। सीसी वाली वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं, इसमें सारे ही पॉइंट डिस्कस करा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। नॉट, ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम नॉट तो वैसे लिखा होगा आपके पेपर में, बोल्ड से ही ब्लैक से बोल्ड किया गया होगा उसे, लेकिन फिर भी आप एक बार सर्कल कर लेना ताकि गलती ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इट हैज़ बीन मेंडेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। और इट इज़ यूजफुल टू लेवल चिल्ड्रंस एज अ स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप किसी तरीके से भी कोई भी टेस्ट लेके आप बच्चे को का लेवलिंग नहीं करेंगे, आप बच्चे का ऐसे जजमेंट नहीं करेंगे कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा ख़राब है, ये बच्चा स्लो है, ये बच्चा पुअर है। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। तो इट्स मीन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट वन। वंस अगेन मैं आप सभी को बस एक सजेशन देना चाहूँगी कि सीडीपी के क्वेश्चंस को करने से पहले जो कुछ नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं जो आपको देख के पता लग जाएगा वो क्या है। जैसे किसी स्टेटमेंट में ओनली वर्ड का यूज़ किया गया है तो वो जो है वो नेगेटिविटी को शो करता है। नेक्स्ट, जिस स्टेटमेंट में चिल्ड्रन को कम प्रियोरिटी दी गई है, ऐसा दिखाया गया है कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है, तो वो भी अपने आप में एक नेगेटिव है। ठीक है, फिर जैसे आपने देखा कि बच्चों की लेवलिंग करना कि ये स्लो है, ये क्यूरियस है, ये पुअर लर्नर है, ये इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसा टीचर्स नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपको एक और चीज़ याद रखना है कि बच्चे जो अपने साथ अपने फैमिली से जो लैंग्वेज लेकर आते हैं उसे हमें पॉजिटिवली लेना है, उसे नेगेटिवली नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर अपना लोकल लैंग्वेज बोल रहा है तो टीचर क्या करे, उसके लोकल लैंग्वेज को बोलने के लिए उसे मना करे
या फिर उसे डांटे या फिर उसको इग्नोर करे, ऐसा नहीं कर सकता है टीचर। टीचर क्या करेंगे, उसके प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से उसे आगे पढ़ाएंगे, उसके उस लैंग्वेज को एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे CDP सेक्शन के। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।